हाँ, चलिए यहां जाने से पहले मैं आपको एक बार यह समझा देता हूं कि इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था। 6 लेटर्स है मशीन वर्ड में, इसमें से हमको 4 सिलेक्ट करके और वर्ड बनाना था। तो सिंपली आउट ऑफ 7 लेटर्स आप कितने तरीके से 4 सिलेक्ट कर सकते हो। 7C4 सारे लेटर्स डिफरेंट है। 7C4 4 सिलेक्ट करना और उनको अरेंज करने के कितने वेज हो गए, फैक्टोरियल 4। तो अल्टीमेटली इसको हम लिख सकते हैं 7P4 NPR या 7P4 सीधे इसको सिलेक्ट करके और अरेंज कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से आप यहां पे 4 लेटर का वर्ड बना सकते हैं, क्योंकि वर्ड बनाने के लिए आपको लेटर सिलेक्ट करके और अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए कि 10 कॉन्सोनेंट्स है और 4 वॉवेल्स है। इससे 6 लेटर का वर्ड बनाना है। अब उसमें 4 कॉन्सोनेंट और 2 क्या होना चाहिए, वॉवेल। तो सिंपल सी बात है, कितने तरीके हो गए कि 10 में से 4 कॉन्सोनेंट आप कोई भी ले लो, कोई बाउंडेशन नहीं है। तो 10C4 ओके, इनटू वॉवेल्स कितने होना चाहिए, 4 में से कोई भी 2 वॉवेल्स आप ले सकते हो। तो कितना आ जाएगा, 4C2। अभी हमने कॉन्सोनेंट्स और वॉवेल्स सिलेक्ट किए हैं, अब वर्ड बनाने के लिए अरेंज करना पड़ेगा। ओके, और 10 कॉन्सोनेंट्स है। अब आप चाहो तो मैं यहां पे ऐड कर देता हूं 10 डिफरेंट, अंडरस्टूड है। वैसे अगर मैंने 10 कॉन्सोनेंट्स लिए हैं तो वो डिफरेंट ही होंगे। यहां पे आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, वैसे ना भी करूं तो ये अंडरस्टूड है कि वो डिफरेंट ही होंगे। तो 10C4 और यहां पे 4C2, टोटल कितने लेटर्स आ गए, 6। 1 2 3 4 5 6 लेटर्स को आपस में अरेंज करने के कितने तरीके हो गए, फैक्टोरियल 6। तो टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे, 10C4 इंटू 4C2 इंटू फैक्टोरियल 6। आई होप कि आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि मैं NCR इंटू फैक्टोरियल R क्यों करता हूं। क्योंकि अगर यहां पे आप 10P4 इंटू 4P2 कर देते तो ये 10 में से 4 आपस में अरेंज हो जाते और या 4 में से 2 आपस में अरेंज हो जाते। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, पहले 10 में से 4 लाओ, फिर 4 में से 2 लाओ और जो 6 आ रहे हैं उनको आपस में अरेंज करो। तो इसलिए मैं हमेशा NCR इंटू फैक्टोरियल R करता हूं, इससे हमारा काम आसान हो जाता है। तो ये सिंपल है। अब हम इसी का एक और बी पार्ट देखते हैं। देखिए, करना आपको यही है, बस कंडीशन में थोड़ी सी चेंज कर रहा हूं। वर्ड्स बिगिंस विथ वॉवेल। आप जो वर्ड्स बना रहे हो वो किससे शुरू होना चाहिए, वॉवेल से। मतलब इस पोजीशन पे क्या आना चाहिए, वॉवेल आना चाहिए। ये फिक्स है, हमेशा वॉवेल से स्टार्ट होना चाहिए। बहुत आसान है, आपको बस अब देखो कंस्ट्रेंट मैंने चेंज कर दिया कि पहले तो क्या था कि कहीं से भी शुरू हो कोई दिक्कत नहीं है, इस बार थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो बस धीरे धीरे सामने वाला जो क्वेश्चन में चेंज करता है आपको वही आइडेंटिफाई करना है। तो अगर यहां पे मेरे को यह देखना है कि वो वॉवेल से शुरू हो, तो इस पोजीशन पे मेरे को पहले से क्या बिठाना पड़ेगा, वॉवेल। अब आप सोचो कि नंबर ऑफ वॉवेल्स कितने हैं, 4। अब यहां पे एक वॉवेल में बिठा देता हूं, ठीक है, एक वॉवेल में यहां पे बिठा देता हूं। अब मेरे पास वॉवेल भी कितने, 4। कोई भी वॉवेल हो सकते हैं 4, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं मान लेता हूं कि वॉवेल कौन से, V1 V2 V3 और V4। ठीक है, आप समझना मेरी बात को। मैंने 4 में से पहले तो मैं एक काम करता हूं कि 10C4 4 कॉन्सोनेंट ले लेता हूं। तो ये देखिए क्या किया मैंने, 4 कॉन्सोनेंट्स ले लिए। अब वॉवेल कितने ले लेता हूं, 3 इंटू कितना आ गया, 4C3, सॉरी 4C2 वॉवेल्स ले लिए। अब आप सोचो कि जो भी मैं वॉवेल सेलेक्ट कर रहा हूं उसमें क्या होगा कि इस पोजीशन पे 2 वॉवेल लिए, 2 में से एक यहां आ जाएगा, 2 में से एक। मान लो कि मैं V1 V2 लेता हूं, तो V1 तो यहां आ गया और V2 किसके साथ,
कॉन्सोनेंट के साथ यहां अरेंज हो जाएगा। आ गया? तो V1 तो फिक्स हो गया, V2 किसके साथ अरेंज हो गया? कॉन्सोनेंट के साथ। तो कॉन्सोनेंट कितने? 4। एक वॉवेल, क्योंकि देखो 10C4 4 कॉन्सोनेंट ले लिए मैंने, ध्यान से समझना। 4C2 4 में से 2 वॉवेल ले लिए। अब मैंने क्या किया, यहां पे बिठा दिया वॉवेल को, दोनों में से एक मान लो मैंने बिठा दिया। किसको बिठाया अभी मैं उस पर बात नहीं कर रहा, मान लेता हूं मैंने V1 को बिठाया, ठीक है? अभी आप समझना, आपको चीजें पता चल जाएगी। मैंने V1 को बिठाया और V2 को इनके साथ छोड़ दिया 4 कॉन्सोनेंट के साथ 5 जगह जाने के लिए। तो अब ये 4 कॉन्सोनेंट और ये जो V1 को यहां बिठाया और V2 को इन 4 कॉन्सोनेंट के साथ मिक्स किया, तो इनको आपस में अरेंज करने के कितने तरीके हो गए? फैक्टोरियल 5। ओके, ठीक है। अब मैंने यहां भेजा किसको? V2 को भेजा। ऐसे ही मैं V2 की प्लेस पे किसको भेज सकता था? मैं V1 को भी तो भेज सकता था। आ गया? तो अगर मैं V1 को भेजता तो यहां V2 भेजता। तो जो तरीके हमने यहां V1 के साथ निकाले वो के वही किसके साथ आएंगे? V2 के साथ। तो सीधे ये मैं यहीं पे ही क्या कर देता हूं? 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, बस हो गया। एक बार V1 को यहां बिठाया, V2 को उधर अरेंज कर दिया, एक बार V2 को यहां बिठाया, V1 को वहां अरेंज कर दिया। आ गया? अगर मैं 3 वॉवेल लेता, मान लो 4 की 2 की जगह, तो उस केस में यहां पे इंटू क्या करना पड़ता? 3। एक बार V1 को बिठाते और V2 V3 इधर घूमते फिरते, एक बार V2 को बिठाते, V1 V3 इधर घूमते फिरते, एक बार V3 को बिठाते, V1 V2 इधर घूमते फिरते। इस तरह से फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करते। ओके, तो बस आपको यहां पे मेनली करना यही होता है कि थोड़ी सी कंडीशन चेंज करी और सॉल्व करो। इसीलिए मेनली आप देखो, हर क्वेश्चन में मैंने आपको 2-2 पार्ट बताए हैं, वो यही दिन देखने के लिए बताए हैं ताकि आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आए और कैसे इसको ग्रैब करना है, कैसे सोचना है, ये भी बात समझ में आए। तो चलिए आगे चलते हैं। ये लेटर और वर्ड के प्रॉब्लम्स हमने देखे, बिल्कुल सिंपल है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब हम आगे चलते हैं और बॉयज और गर्ल्स के प्रॉब्लम देखते हैं। वहां से मैं आपको गैप मेथड और एक टाई मेथड, 2 मेथड समझाऊंगा, एक गैप मेथड और एक टाई मेथड। उसके पहले मैं एक रैम्बो का एग्जांपल भी लूंगा। हम धीरे धीरे सारी चीजों से खेलते हुए चलते हैं। रैम्बो के बाद बॉयज एंड गर्ल्स, फिर मैं आपको राजधानी एक्सप्रेस, ऐसे 3-4 एग्जांपल लूंगा जिसके थ्रू मैं आपको ये गैप मेथड, टाई मेथड क्या होते हैं ये मैं समझाऊंगा। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, कुछ नहीं करना है। 7 कलर्स है रैम्बो के। आपको पता है रैम्बो में क्या होता है? विबग्योर, VIBGYOR वॉयल है। अभी कलर से अपने को फर्क नहीं पड़ता है, अपने को तो 7 कलर दिख रहे हैं। 7 कलर से आप कितने सिग्नल जनरेट कर सकते हो? पहला क्वेश्चन मैंने क्या पूछा? यूजिंग ऑल कलर्स, सारे कलर्स यूज करना है। तो 7 कलर को अरेंज कर दो आपस में। तो कितने तरीके? वेरी इजी, 7 फैक्टोरियल। ओके, और आप इसको कैसे सोच सकते हो? 7p7। और आप कैसे सोच सकते हो कि 7 में से 7 कलर सिलेक्ट कर लिए, क्योंकि सारे ही लेना है, और इनको अरेंज करने के फैक्टोरियल 7 वेज। 7 कलर्स, उनको अरेंज करने के कितने तरीके? फैक्टोरियल 7। 7 में से 7 सिलेक्ट किए और उनको अरेंज करने के फैक्टोरियल 7 तरीके। ओके, चलिए अगर हमको 3 कलर यूज करना है, अब 3 कोई से भी कलर यूज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो देखिए क्या करेंगे? 7C3, 3 कलर अरेंज मतलब सिलेक्ट किए। 7C3 से क्या होगा? वो सारे तरीके आ जाएंगे जिससे आप 3 कलर्स सिलेक्ट कर सकते हो। अब इन 3 कलर को सिलेक्ट करके और अरेंज करना है, तो कितने तरीके? फैक्टोरियल 3। 3 कलर 3 प्लेसेस, जैसे आपने ये सिग्नल बनाया, इसमें 3 प्लेसेस हैं। विबग्योर में से आप कोई भी 3 सिलेक्ट कीजिए, ये और ये तीनों सिलेक्ट हो गए। अब इन तीनों को इन 3 जगह पे कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं? फैक्टोरियल 3। इस प्लेस के लिए कितने? 3, एक यहां आ गया, फिर इसके लिए कितने? 2,
फिर इसके लिए 1। तो इस तरह से यहां पे अरेंजमेंट मैटर करेगा। क्वेश्चन में लिखा है कि इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ कलर मैटर, दैट्स व्हाई द नंबर ऑफ वेज विल बी 7c3 into factorial 3. So these are some basic questions, okay, that you can do easily and you can see the use of permutation. आप देख सकते हैं कि यहां पे हमने किस तरह से परम्यूटेशन का यूज किया। हर बार मैंने क्या किया, एनसीआर आर तरीके से एनसीआर टोटल सिलेक्शन हो गए, उसके बाद मैंने अरेंजमेंट किया, ओके। और यहां पे रेम्बो के कलर्स के लिए अरेंजमेंट किया सिग्नल बनाने के लिए। इसके पहले मैंने आपको मशीन वाला एग्जांपल दिया था, वहां से हमने लेटर्स को सिलेक्ट करके और फिर उनको अरेंज किया था। तो ये दोनों एग्जांपल्स किस पे बेस्ड थे, परम्यूटेशन पे। अब हम आगे चलते हैं और एग्जांपल्स देखते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कोई रेस्ट्रिक्शन अगर नहीं है तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे। तो आपके पास कितने ऑब्जेक्ट्स है, 5 बॉयज मतलब 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट, 5 गर्ल्स 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट, टोटल 10 ऑब्जेक्ट्स अपने पास है। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी बिठा दो, कोई तकलीफ नहीं है। तो सीधा सीधा क्या हो गया, 10 में से 10 सेलेक्ट करो और उनको फैक्टोरियल 10 से अरेंज करो, या आप लिख सकते हो 10p10। इस तरह से npr से सीधा हमको अरेंजमेंट मिल जाता है। सेकेंड, अब यहां पे मैं आपको कुछ मेथड सिखाऊंगा। अभी तक मैंने आपको एक रूल बताया है, बाइजेक्शन रूल। बाइजेक्शन रूल क्या होता है कि रिक्वायर्ड वेज, बाइजेक्शन रूल ने मैंने क्या सिखाया है, रिक्वायर्ड वेज इक्वल्स टू टोटल माइनस अनफेवरेबल। मतलब कभी कभी सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अब कहानी तो मेरे को भी नहीं पता कि ऐसा क्यों बोलते हैं, बस बोलते हैं, आप लोग भी याद रख लो। तो ये जो बाइजेक्शन रूल है वही घी को निकालने के लिए टेढ़ी उंगली है, बस, और कुछ भी नहीं है। अल्टीमेटली मीनिंग ये है कि कभी कभी हम स्ट्रेट फॉरवर्ड जब क्वेश्चन करने जाते हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो उससे बेटर क्या है कि टोटल में से कभी कभी अनफेवरेबल निकालना ईजी होता है। तो अनफेवरेबल हम कैलकुलेट करके टोटल में से माइनस करके और रिक्वायर्ड वेज फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। अब यहां पे मैं आपको 2 रूल्स और बताने वाला हूं, एक है गैप मेथड और एक है टाई मेथड। अब हम गैप मेथड कब लगाते हैं, जब कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे आ जाएं जिनको ऑब्जेक्शन हो। कब लगाते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे आ जाए जिनको ऑब्जेक्शन हो। अब देखिए यहां पे गर्ल्स नखरे कर रही है ना, आपस में लड़ ली, इनका कहना है कि हमको साथ में नहीं बैठना है। आ गया नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, बीच में एक बॉय को बिठाओ, है ना, लड़ाई शांत करो। तो कोई बात नहीं, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं गैप मेथड, ओके। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि गैप मेथड से क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। इस एग्जांपल को हम लेते हैं और गैप मेथड को समझते हैं। गैप मेथड में क्या होता है कि जो नखरे कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्शन ले रहे हैं, नखरे कर रहे हैं, उनको अलग कर लो। तो नखरे वाले कौन है, नखरे वाली है, हो वाले नहीं है, 5 गर्ल्स, ओके। ये नखरे वाली है, कौन है बेटा, नखरे वाली। ये 5 गर्ल्स ये नखरे वाली है, इनको हमने अलग किया। अब जिनको तकलीफ नहीं है, बॉयज को कोई तकलीफ नहीं, कहीं भी बिठा दो उनको। तो 1 2 3 4 5, ये 5 बॉयज, 5 बॉयज को अरेंज करने की कोई दिक्कत नहीं, इनको बिठा दो। तो अब इन 5 बॉयज को मैंने बिठा दिया, बैठ गए। अब इसी के साथ मैं आपको गैप मेथड भी समझाता हूं। कौन सी मेथड समझाता हूं, गैप मेथड। गैप मेथड क्या बोलती है कि जिनको तकलीफ है उनको अलग करो, नखरे वालियों को अलग करो। क्या करें, नखरे वालियों को अलग करो। जिसके नखरे नहीं है उनको ले आओ, बॉयज को ले आए, आ गया। अब बॉयज को बिठा दिया, कितने बॉयज, 5 बॉयज, 5 बॉयज 5 प्लेसेस, कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, फैक्टोरियल 5। तो गैप मेथड क्या बोलती है कि जिन ऑब्जेक्ट को तकलीफ नहीं है उनको पहले अरेंज कर दो, आ गया। मतलब अगर हम बात करें बॉयज की, तो बॉय को कोई दिक्कत नहीं, आप उनको अरेंज कर दो।
परम्यूट, है ना, नखरे वाली लिखेंगे मजा नहीं आएगा, थोड़ा सा यूज कर लेते हैं लैंग्वेज का। परम्यूट द ऑब्जेक्ट्स ओके ऑन विच no condition is applied okay and then permute the objects। अब देखो मैंने आपको यहां तक की कहानी बता दी कि परम्यूट द ऑब्जेक्ट, जिनको कोई तकलीफ नहीं है, गर्ल्स को नखरे हैं, उनको अलग करो, बॉयज को ले आओ, 5 बॉयज 5 प्लेसेस 5 फैक्टोरियल से अरेंज किया, इनके बीच में 1 2 3 4 5 6 गैप्स होंगे। इन 6 गैप्स में हम क्या करेंगे, इन 6 गैप्स में हम गर्ल्स को बिठाएंगे। गर्ल्स कितनी है, नखरे वाली, अब नखरे वाली को ले आओ, 6 गैप 5 नखरे वाली, तो 6 में से कितने गैप सिलेक्ट करो, 5 गैप सिलेक्ट करो। आ गया, क्या बोला पहले, परम्यूट दो ऑब्जेक्ट्स ऑन विच नो कंडीशन इज अप्लाइड, कोई कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही उनको परम्यूट कर दो। परम्यूट का मतलब अरेंजमेंट होता है। एंड देन परम्यूट द ऑब्जेक्ट्स विथ कंडीशन, जिनकी कंडीशन है इन द गैप्स फॉर्म्ड बिटवीन the objects without condition। क्या कीजिए, अब पहले जिसको दिक्कत थी उनको अरेंज किया, उनके बीच में गैप बनाए और उन गैप में नखरे वाली को बुलाया, आ जाओ। 6 में से 5 गैप में उनको 5 तरीके से नहीं बिठा सकते, फैक्टोरियल 5 तरीके से बिठाएंगे। 6 में से 5 गैप सेलेक्ट किए, 6 से 5, उन 5 गैप में नखरे वालियों को 5 फैक्टोरियल से अरेंज कर दिया, ये हो गया। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, गैप मेथड क्या बोलती है कि जिसको तकलीफ नहीं है उसको अरेंज कर दो, जिसके नखरे हैं उसको साइड में बिठा दो, फिर जिसको तकलीफ नहीं है उनके बीच में गैप बनाओ और उस गैप में किसको अरेंज कर दो, नखरे वालियों को अरेंज कर दो। हो गया काम, बैठ गई, अब नहीं लड़ेगी। आओ अगला क्वेश्चन करें, 3rd, ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर। अब क्या हुआ, दोस्ती हो गई सभी में, अब उनका कहना है कि हमको साथ में बैठना है। अब जब साथ में बैठना होता है तो उसके लिए हम एक मेथड यूज करते हैं, दैट इज टाई मेथड। ओके, अब आप इनको साथ में बिठाइए, लड़ाई खत्म हो चुकी है ना। ऐसे ही होता है जनरली गर्ल्स में, जितनी जल्दी लड़ाई होती है उतनी जल्दी खत्म भी हो जाती है। अरे मैं गलत बोल रहा हूं, ऐसा नहीं होता है ना, बाकी सच्चाई तुम लोग जानते हो, है ना। कब तक चलता है वो कोल्ड वार, ठीक है। चलो सही बोल रहा हूं ना, बहुत बढ़िया। तो मास्टर की पहुंच देखो कहां तक है। ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर, इसके लिए हम यूज करते हैं टाई मेथड। टाई मेथड में क्या होता है, जिसको तकलीफ है उसको आप टाई कर दो। जैसे इस बार गर्ल्स ने क्या बोला है कि भाई हमको साथ में बैठना है, तो 1 2 3 4 5 इन गर्ल्स को एक बंच में बना दो, इन गर्ल्स को एक साथ बिठा के और एक यूनिट मान लो। आ गया, कांच के बक्से में बंद करके एक यूनिट मान लो, मजाक कर रहा हूं जस्ट समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब गर्ल्स को 5 को एक साथ बिठाओ और वो एक यूनिट हो गई, एक डिब्बा हो गया, ठीक है। अब इस यूनिट को बाकियों के साथ अरेंज कर दो। बाकी कितने बॉयज हैं, 1 2 3 4 5। टाई मेथड में क्या होता है कि गर्ल्स को साथ में आना था, इसलिए गर्ल्स को हमने टाई कर दिया, बांध दिया, बांध के एक यूनिट बना ली। एक यूनिट इन 5 की हो गई और हर बॉय अपने आप में एक यूनिट है। अगेन कोई तकलीफ नहीं, बेचारों को कहीं भी बिठा दो, कोई तकलीफ नहीं है। फिर से नखरे शुरू हो गए, आप देख सकते हैं। तो टाई मेथड में क्या होता है कि पहले आपको क्या करना होगा, जिनको तकलीफ नहीं है उनको बुलाओ, ओके। फिर जिनको तकलीफ है, जिनको साथ में आना है, उनका एक बंच बना दो। तो टाई मेथड में कंसीडर
द ऑब्जेक्ट्स विच occur together as one unit and permute these objects। अभी मैं इसको पूरा नहीं लिख रहा हूं, जितना मैंने यहां किया है उतना ही लिख रहा हूं कि इनको एक यूनिट मान लिया, बाकी कितने बॉयज के साथ परम्यूट कर दिया, 5 बॉयज के साथ। परम्यूट का मतलब अरेंज कर दिया। तो सारी गर्ल्स को मैंने एक यूनिट माना, एक यूनिट ये, 2 यूनिट, एक बॉय, तीसरी यूनिट, चौथी यूनिट, 5वीं यूनिट, छठी यूनिट, टोटल 6 यूनिट्स हो गई इंक्लूडिंग द बंच ऑफ गर्ल्स एंड 5 बॉयज। आप क्या कर दो, परम्यूट। अब इसमें देखो क्या करते हैं, इनको अपन ने एक यूनिट मान लिया एंड परम्यूट दिस ऑब्जेक्ट, परम्यूट दिस यूनिट, परम्यूट दिस यूनिट विथ रेस्ट ऑब्जेक्ट्स। इस यूनिट को रेस्ट ऑब्जेक्ट्स के साथ परम्यूट कर दीजिए, 6 यूनिट, फैक्टोरियल 6 वेज। एंड अब ठीक है, हो गया। अब फिर क्या है कि वो गर्ल्स जो है जिनके अपन ने 5 का बंच बनाया है, उनको भी तो आपस में इधर उधर कर सकते हैं। आप सोचो कि मैंने अभी इनको एक ही यूनिट माना है, बट इस यूनिट में भी तो ये आपस में इधर उधर जा सकती है, तो यहां से भी बहुत सारे अरेंजमेंट्स निकल के आएंगे। तो अब आप देखिए कि अगली बात आप क्या करेंगे। एंड देन फर्स्ट व्हाट वी डिड, परम्यूट द यूनिट ऑफ गर्ल्स विथ द बॉयज। ओके, सो टोटल 6 units are there and total number of ways will be factorial 6, because select all units, select all objects 6 C 6 and arrange them in a row। तो number of ways will be factorial 6। सबको select कीजिए, एक रो में अरेंज कीजिए, 6 C 6 into factorial 6। and then अब आप जब गर्ल्स को देखेंगे तो ये यूनिट है, इसमें गर्ल्स को भी हम आपस में अरेंज कर सकते हैं। तो फैक्टोरियल 5, क्योंकि इस यूनिट में कितनी गर्ल्स है, 5, इन 5 को भी आपस में इधर उधर करेंगे तो बहुत सारे अरेंजमेंट्स बनेंगे। आ गया। तो इस तरह से बाद में आप लास्ट में क्या करेंगे, एंड देन परम्यूट द ऑब्जेक्ट्स comes together themselves। आ गया। उनको आपस में अरेंज कीजिए जो साथ में आना चाहते हैं। पहले तो हमने क्या करा कि जो साथ में आना चाहते थे उनको एक यूनिट माना और बाकियों के साथ अरेंज किया। परम्यूट द ऑब्जेक्ट विच कम्स टुगेदर विथ द रेस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड देन परम्यूट द ऑब्जेक्ट इन देमसेल्व्स। जो साथ में आना चाहते हैं उनको आपस में भी हम अरेंज करेंगे। तो टोटल अरेंजमेंट्स 6C6 इंटू फैक्टोरियल 6, 6 में से 6 यूनिट सेलेक्ट की, फैक्टोरियल 6 तरीके से अरेंज किया। फिर हर यूनिट में 5 गर्ल्स को आपस में, ये बैठेंगी साथ में ही, लेकिन यहां इनको हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 5। ओके, तो ये हो गए टोटल नंबर ऑफ वेज। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें बोला गया है बॉयज एंड गर्ल्स सिट्स अल्टरनेटली। इस बार हमको बॉयज और गर्ल्स को अल्टरनेटली बिठाना है। तो देखिए हम अल्टरनेटली कैसे बिठाते हैं, आइए। तो हमने यहां पे कितनी मेथड सीख ली, हमने यहां कितनी मेथड सीख ली, 3। बाइजेक्शन रूल, टोटल माइनस अनफेवरेबल, गैप मेथड बहुत काम आने वाली है आगे भी, याद रखना। अच्छे क्वेश्चंस करने जाओगे, गैप मेथड का मैं आगे भी बहुत यूज करवाऊंगा। टाई मेथड अगेन बहुत काम आने वाली है। गैप कब यूज करते हैं, जब ऑब्जेक्ट्स को साथ में नहीं आना हो। टाई कब यूज करते हैं, जब साथ में आना हो। इनको नाम ही इसी तरह से दिया गया है। जस्ट ये इमेजिनेशन है हमारी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ऐसे कोई गठरी बना के बांध नहीं दिया था उनको, समझ गए बेटा, जस्ट फील। अब अगला सवाल है बॉयज एंड गर्ल्स सिट्स अल्टरनेटिवली 1 2 3 4 5। अब यहां पे आपको ऐसा इल्यूजन हो रहा होगा कि बॉयज को बिठा दो, बॉयज को बिठा दो
यहां पे क्या आएंगे, बॉयज। ये सर्कल से मैं किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, बॉयज को। तो बॉयज को बिठा दो और उनके बीच में किसको बिठा दो, गर्ल्स को। बैठ गए अल्टरनेटिवली। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आपको यहां पे बॉयज और गर्ल्स को अल्टरनेटिवली बिठाना है, मतलब एक बॉय एक गर्ल, एक बॉय एक गर्ल, एक बॉय एक गर्ल, एक बॉय एक गर्ल, ऐसे बिठाना है। और यहां पे जो मैंने क्वेश्चन करवाया था सेकंड वाला कि नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, कोई भी गर्ल दो साथ में ना आए, मैंने ये आपको बात बोली थी। दो गर्ल साथ में नहीं आए लेकिन बॉय साथ में आ सकते थे। मैंने बॉयज पर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई थी, क्योंकि आप सोचो ना कि 6 गैप है, 6 में से आप कोई भी 5 गैप सिलेक्ट करोगे तो डेफिनेटली 2 बॉयज तो साथ में आना ही है। तो यहां पे बॉयज पे रेस्ट्रिक्शन नहीं थी, वो साथ में आ सकते थे। यहां पे गर्ल्स और बॉयज दोनों पे रेस्ट्रिक्शन है, दोनों साथ में नहीं आएंगे। ये डिफरेंस है सेकंड में और फोर्थ में, तो आप इनको मिक्सअप मत करना। अब इस डिफरेंस को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए और प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, तो देखिए मैं क्या करता हूं कि बॉयज और गर्ल्स अल्टरनेटली बैठे, मतलब यहां पे अगर बॉय बैठ गया है तो यहां मैं किसको बिठाता हूं, गर्ल्स को। मतलब मेरे को 5 गर्ल्स बिठानी है तो 5 बॉयज, 1 2 3 4 5, 5 बॉयज 5 गर्ल्स, 1 2 3 4 5, 5 गर्ल्स हो गई। स्टार्टिंग में मैंने गर्ल को बिठाया तो मैं लास्ट वाला गैप खत्म कर दूंगा। लास्ट वाला गैप खत्म करने से क्या हुआ कि ये वाली जो कंडीशन थी ना कि बॉयज और गर्ल्स साथ में आ जाए, सॉरी बॉयज साथ में आ जाए, वो कंडीशन मैंने खत्म कर दी। समझना कैसे है ना, आप इस बात को बहुत ध्यान से समझना। जैसे 1 2 3 4 5 ये 5 बॉयज थे, अब मैंने 5 गर्ल्स को बिठाया तो मान लो मैंने यहां बिठाया, यहां बिठाया, यहां बिठाया, यहां और यहां बिठाया, 1 2 3 4 5। अब आप समझो कि ये गैप यूज ही नहीं हुआ, तो जब ये गैप यूज नहीं हुआ तो ये तो खत्म हो गया, बॉयज साथ में आ गए, क्योंकि जो अनयूज्ड गैप है हम उसको काउंट थोड़ी करेंगे। ओके, तो ये दिक्कत होगी। तो हम अल्टीमेटली क्या करेंगे, हम अल्टीमेटली करेंगे ये कि एक गैप कहां से खत्म कर देंगे, आखिरी से, लास्ट से मैंने एक गैप खत्म कर दिया, ये खत्म कर दिया। अब क्या हुआ, आप देखिए 1 2 3 4 5, 5 बॉयज कितने तरीके से बिठा सकता हूं, फैक्टोरियल 5। अब गर्ल्स कितनी, 1 2 3 4 5, फैक्टोरियल 5 से बिठा सकता हूं। अब इसमें यहां पे मैंने गर्ल को पहले बिठाया, ऐसा भी हो सकता था कि बॉय पहले बैठे। मतलब आप सोचो कि मैंने कौन सा गैप खत्म किया, लास्ट वाला। ऐसा भी हो सकता था कि मैं कौन सा गैप खत्म कर दूं, फर्स्ट वाला। तो 1 2 3 4 5 फर्स्ट वाला गैप खत्म कर दिया, 5 बॉयज और 1 2 3 4 5 5 गर्ल्स। अगेन तरीके कितने होंगे, 5 बॉयज को 5 फैक्टोरियल से, 5 गर्ल्स को 5 फैक्टोरियल से। मतलब कहने का यह है कि यहां पे अल्टरनेटली बैठने में 2 कंडीशन होगी, बॉय फॉलो अ गर्ल और गर्ल फॉलो अ बॉय। तो सेकंड और फोर्थ केस दोनों से अलग है, आप ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आप बिठा सकते हैं अल्टीमेटली 2 इंटू फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5। यह हो गया बॉयज एंड गर्ल्स सेट्स अल्टरनेटिवली। ओके, अब हम आखिरी केस की बात करते हैं। आप देखिए कि यहां पे 2 केस बनेंगे, क्योंकि बॉय फॉलो अ गर्ल और गर्ल फॉलो अ बॉय, दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है। मैंने एक बार लास्ट वाला गैप खत्म किया, इस सेकेंड एग्जांपल के हिसाब से अगर मैं चलूं तो एक बार मैंने लास्ट गैप खत्म किया तो गर्ल पहले आई, एक बार मैंने फर्स्ट गैप खत्म किया तो बॉय पहले आ गया। और आप देखो कि अगर ये गैप खत्म करोगे और अगर अरेंज करोगे तो बॉय और गर्ल अल्टरनेटिवली ही बैठेंगे। तो इस तरह से आप ये देख सकते हो। अब आगे हम लास्ट वाला प्रॉब्लम देखते हैं कि एटलीस्ट 1 गर्ल इज सेपरेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ ऑल। अब हमको अगेन बॉयज और गर्ल्स को अरेंज करना है
और किस तरह से कम एक गर्ल बाकियों से अलग रहे। पहले तो इसका मतलब समझिए, एटलीस्ट वन गर्ल इज सेपरेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ ऑल। इस बात का मतलब सीधा सीधा यह है कि कम से कम एक गर्ल बाकियों से अलग रहे। अल्टीमेटली सामने वाले की फीलिंग यह है कि चारों गर्ल साथ में ना आए। आप सोच के देखिए, अल्टीमेटली सामने वाले की फीलिंग यह है कि चारों साथ में ना आए। अब मैंने फीलिंग को इस तरह से डाइवर्ट क्यों किया? क्योंकि अगर आप इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में करने जाओगे कि मान लो 4 गर्ल्स हैं, अनीता, बबीता, डॉली और चंपा, है ना। अनीता, बबीता, डॉली, चंपा और रानी, 5 गर्ल्स है। अब अनीता अलग है ना, चंपा, डॉली, बबीता और रानी अलग, ठीक है। अनीता, बबीता अलग, चंपा, डॉली, रानी अलग। तो आप सोचो कि अगर आप मैन्युअली बनाने जाओगे तो कितने केसेस बन जाएंगे। अगर मैं इसी बात को ऐसे सोचूं कि चारों गर्ल साथ में नहीं आना चाहिए, बस बात खत्म, आ गया, बाकी सब चलेगा, चारों साथ में नहीं आना चाहिए, तो इसका मतलब अल्टीमेटली यही हुआ कि एटलीस्ट वन इज सेपरेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ ऑल। व्हाट इट मींस एग्जैक्टली कि ऑल गर्ल्स डू नॉट सिट टुगेदर, सारी गर्ल्स कभी भी साथ में ना बैठे। तो अब यहां पे मैं किसका यूज करने जा रहा हूं? बाइजेक्शन रूल का। किसका यूज करने जा रहा हूं? बाइजेक्शन रूल का मैं यूज करने जा रहा हूं। टोटल रिक्वायर्ड वेज इक्वल्स टू, कौन सा क्वेश्चन? 5th वाला, टोटल माइनस अनफेवरेबल। टोटल वेज कितने, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, फैक्टोरियल 10, माइनस अनफेवरेबल कितने, ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर। अनफेवरेबल कितने, टोटल में से मैं कौन से माइनस कर रहा हूं जिसमें सारी गर्ल्स साथ में आए, और वो मैंने ऑलरेडी यहां कर लिया है। ये थर्ड वाला क्या बोल रहा है? ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर। और इसके तरीके मैंने क्या निकाले हैं? ये 6c6 इंटू फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 5, ये हो गया टोटल माइनस अनफेवरेबल। अब आप देखिए कि जो बाइजेक्शन रूल मैंने आपको बताया था, बाइजेक्शन रूल मैंने यही दिन देखने के लिए बताया था। मुझे पता है कि जब आप बॉयज एंड गर्ल्स वाला एग्जांपल देखोगे आपके सामने ये कंडीशन आएगी, और आएगी तो आप इस तरह से सॉर्ट आउट करोगे और वो सारे तरीके निकालोगे जिससे कम से कम एक गर्ल बाकियों से अलग रहे। ऑल गर्ल्स डू नॉट सिट टुगेदर, टोटल माइनस अनफेवरेबल, total minus all girls together equals to at least one is separated from rest of all. So this is all about this example. और इस एग्जाम्पल से मैंने आपको यहां पे परम्यूटेशन से रिलेटेड काफी सारी चीजें सिखाई, गैप मेथड, टाई मेथड, बाइजेक्शन रूल। ओके, तो अब हम इसी तरह से और प्रॉब्लम्स करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो इसके बाद मैं आपको 2-3 प्रॉब्लम्स और कराऊंगा, और उसके बाद हम चलेंगे डिवीजन, डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रुपिंग पे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम जेई फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, हाँ बेटा, राजधानी एक्सप्रेस जा रही है दिल्ली से बॉम्बे। 12 स्टेशन पे हमको ट्रेन को स्टॉप करना है, ठीक है। राजधानी एक्सप्रेस 12 स्टेशन पे रोकना है, ठीक है। सबको राजधानी का आनंद लेना है। जनरली राजधानी इतना रुकती नहीं है, दिल्ली से चली तो बॉम्बे जाएगी, बट हम उसको गांव गांव में रोकेंगे, सबको राजधानी का आनंद दिलवाएंगे। चलिए, तो कितने तरीके से आप ट्रेन को 4 स्टेशन पे रोक सकते हो, और चारों के चारों कैसे हो? नॉन कॉन्जिक्यूटिव हो, मतलब लगातार। वो ऐसे 2 स्टेशन पे नहीं रुकना चाहिए जो एक के बाद एक आ रहे हैं। जैसे मान लो कि वडोदरा और सूरत रुकती है, मतलब स्टेशन के रूट में आ रहा है वडोदरा, वडोदरा के बाद आ रहा है सूरत, सूरत के बाद आ रहा है बोरीवली आ रहा है। तो अब उसको सूरत और वडोदरा एक साथ नहीं रुकना है, या तो सूरत उसके बाद सीधे बोरीवली ऐसा, या वडोदरा उसके बाद सीधे बोरीवली, मतलब वो तो डेस्टिनेशन है। तो हमको डेस्टिनेशन से कोई इश्यू नहीं है। बाकी जो 12 स्टेशन है उसमें वो कभी भी 2 कॉन्जिक्यूटिव स्टेशन पे नहीं रुकना चाहिए। ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो 4 स्टेशन पे आपको उसको रोकना है, और उसमें से कोई भी 2 स्टेशन कॉन्जिक्यूटिव नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। जैसे वडोदरा, रतलाम, सूरत,
ये 3 स्टेशन आ गए, नागदा, वडोदरा, रतलाम, सूरत। अब नागदा, वडोदरा, रतलाम, सूरत है ना, तो क्या या तो नागदा रोक दो और वडोदरा रोक दो, है ना। तो नागदा और वडोदरा रुक गई क्योंकि बीच में नागदा, नागदा के बाद फिर क्या है, रतलाम, रतलाम के बाद वडोदरा, वडोदरा के बाद सूरत, इस तरह से। तो आपने नागदा में रोका है, रतलाम में मत रोको, वडोदरा रोक दो। या फिर आपने नागदा में रोका है, रतलाम में मत रोको, वडोदरा में मत रोको, सूरत में रोक दो। या फिर आप रतलाम में रोक दो, नागदा में तो रोका ही नहीं आपने, रतलाम में रोक दो, वडोदरा मत रोको और सूरत पे रोक दो, इस तरह से। तो जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा और एक बेंचमार्क की तरह हम इसको यूज करेंगे। जैसे ही मैं राजधानी एक्सप्रेस बोलूंगा, आपके माइंड में ये क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन प्रिंट हो जाना चाहिए बस। और ये तरीका, ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में फिट हो जाना चाहिए। मैं राजधानी एक्सप्रेस बोलूंगा बस कि राजधानी एक्सप्रेस वाला एग्जांपल याद करो, बस आपके माइंड में ये प्रिंट हो जाना चाहिए। चलिए, इसके लिए अब लगाते हैं गैप मेथड। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? प्यारा, है ना। और किसके लिए? गैप मेथड, मतलब बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जिससे आप गैप मेथड की ब्यूटी ऑब्जर्व कर सकते हो। कैसे? ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, आप देखिए, टोटल स्टेशन 12, स्टॉपिंग स्टेशन 4 आ गया। अब 12 में से आप कितने माइनस कर दो? 4। जितनों पे रोकना है उतने माइनस कर दो। कितना बचा? 8। ओके, तो अब आप क्या करो, यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जो मैं बात बताने जा रहा हूं वो बहुत प्यार से, ध्यान से, धीरे धीरे समझते जाओ, आ जाओ। मैंने क्या किया, 12 स्टेशन है, 4 पे रोकनी है, 12 माइनस 4 किया, 8 स्टेशन को मैंने अरेंज किया, 1 2 3 4 5 6 7 8। इन 8 स्टेशंस के बीच में मैंने गैप्स बनाने स्टार्ट किए। तो 8 स्टेशन के बीच में 3 3 3 9 गैप्स। कितने गैप्स? 9 गैप्स। ओके, अब आप सोचो, अब आप मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। इन 9 गैप में मैं 4 स्टेशन S1 S2 S3, अगर मैं ये जो 4 स्टेशन है, ये 4 स्टेशन है, ये इन 9 गैप में से, आप सोचो कि ये 4 स्टेशन, इन 9 गैप्स में से कोई भी 4 गैप सिलेक्ट कर लूं और ये स्टेशन रख दूं। इन 9 गैप में से कोई भी 4 गैप सिलेक्ट कर लूं और ये स्टेशन रख दूं। अगर मैं ऐसा कर दूं तो आपको यहां पे 12 स्टेशन दिखेंगे और उसमें से 4 स्टेशन वो दिखेंगे जो नॉन कॉन्जिक्यूटिव नहीं होंगे, जहां ट्रेन रुकेगी। कब? अगर मैं 12 माइनस 4 करूं, 8 आ जाए, 8 स्टेशन के बीच में 9 गैप्स बनाऊं। इन 9 गैप्स में जितने तरीके से मैं ये 4 स्टेशन रखूंगा, इन 9 गैप में जितने तरीके से 4 स्टेशन रखूंगा, अब आपके दिमाग में आ रहा है कि बोल क्या रहा है। मैं इन 9 गैप में जितने तरीके से 4 स्टेशन रखूंगा, उतने तरीके से आपको यहां 12 स्टेशन दिखेंगे और ये जो 4 स्टेशन है ये कभी भी कॉन्जिक्यूटिव नहीं आएंगे। देखो कैसे, वो सारे तरीके जो मैं आपको बताने वाला हूं उसमें से मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। इन 9 गैप में से मैंने स्टेशन यहां रखा, यहां रखा, यहां रखा और यहां रखा। 4 स्टेशन हो गए, बाकी तो ये फिक्स है क्रॉस वाले। अब आप काउंट कीजिए, 1 2 3, जो गैप यूज नहीं हुआ वो खत्म हो गया। 1 2 3 4, ये गैप खत्म हो गया। 1 2 3 4 5 6, ये गैप खत्म हो गया। 7, ये खत्म। 8 9 10 11 12, जो गैप यूज नहीं हुए वो खत्म हो गए। आप देखो ये 12। तो अल्टीमेटली जितने तरीके से आप इन गैप्स में
आप इन गैप्स में 4 स्टेशन रख सकते हो, उतने तरीके से राजधानी को 4 जगह रोक सकता हूं आउट ऑफ 12, और कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नहीं होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 9 गैप। कोई भी 4 सेलेक्ट करो और इनको बिठा दो। जितने तरीके से बिठाऊंगा, हर बार जब आप 12 स्टेशन काउंट करोगे 12 के 12 मिलेंगे, और ये 4 कभी भी साथ में नहीं आएंगे। तो आप देखिए गैप मेथड की ब्यूटी कि कितने आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। देखने में इजी है लेकिन सोचने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और करने में बहुत इजी है, लेकिन मेथड को सीखने में बहुत बहुत अच्छा है। ओके, तो मेरे ख्याल से आई होप कि आप लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, और ये गैप मेथड का एक बहुत ही प्यारा एग्जांपल है, आप आगे के लिए ध्यान रखिएगा। क्या किया मैंने? 12 में से 4 हटाए, 8 बचे। 8 में से कितने गैप यूज करना है? 4 नहीं, 8 स्टेशन को मैंने बिछा दिया, उसके बाद उनके बीच में गैप बनाए 9 गैप्स। उन 9 गैप्स में से मैं 4 सेलेक्ट कर लूं। जितने तरीके से 4 सेलेक्ट कर सकता हूं, उतने तरीके से यहां पे 12 स्टेशन होंगे। 4 वो भी होंगे जहां ट्रेन रुकेगी, और वो कॉन्जिक्यूटिव नहीं होंगे। आप ये जो 9C4 तरीके हैं, इन तरीकों में आप देखोगे कि हर बार जब मैं इनमें से 4 को सिलेक्ट करूंगा, ये स्टेशन तो फिक्स है, क्रॉस वाले फिक्स है, वो जो 4 स्टेशन है वो ऑटोमेटिकली इनके बीच में आके बैठ जाएंगे 9C4 से, और वहां पे ट्रेन भी रुक जाएगी और हमारा काम भी हो जाएगा। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आगे मैं इस गैप मेथड का, राजधानी एक्सप्रेस वाले एग्जांपल का यूज करूंगा। इसको हम बेंचमार्क की तरह यूज करेंगे। इसके बाद आपको मैं अगेन एक बहुत ही प्यारा एग्जांपल करवाने वाला हूं। क्रिकेट से रिलेटेड हम एक एग्जांपल देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा अजीब सा है, बट बहुत ही सिंपल है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप देखो कि 11 प्लेयर है, मिताली, चंपा, राधा, ऐसे करके 11 प्लेयर्स है। अब इसमें क्या है कि मिताली का कहना है कि उसको किसके पहले खेलना है? चंपा के पहले। मिताली वांट्स टू प्ले बिफोर चंपा। तो ये मिताली और ये चंपा, मिताली चंपा के पहले खेलना चाहती है। दूसरा, चंपा बोलती कि मैं राधा के बाद खेलूंगी। आ गया? तो देखो, चंपा बोल रही कि वो राधा के बाद खेलेगी, तो राधा को यहां फिट कर दो कि मिताली, राधा, चंपा। या फिर एक कॉर्नर ये भी बन सकता है कि राधा, मिताली, चंपा। आ गया? क्योंकि देखो, मिताली का कहना है कि उसको चंपा के पहले खेलना है, तो मिताली चंपा के पहले खेलेगी, और राधा बोलती कि उसको चंपा बोलती कि उसको राधा के बाद खेलना है, मिताली को चंपा के पहले खेलना है। तो ये देखो, मिताली को पहले मैंने चंपा के पहले खिला दिया। अब चंपा बोलती कि उसको चंपा वांट्स टू बैट आफ्टर राधा, तो किसके बाद खेलना है उसको? राधा के बाद। तो राधा को मैं या तो यहां रख सकता हूं या यहां रख सकता हूं, राधा की 2 पोजीशन। अगर मिताली के बाद चंपा खेल रही है तो राधा यहां पे आ जाए या यहां पे आ जाए। तो आप देखिए कि इन तीनों को मैं कहीं भी खिलाऊं, टोटल हमारे पास, आपको क्रिकेट का अगर ज्ञान है तो 11 प्लेयर्स होते हैं, तो बैटिंग पोजीशन कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब इन 11 में से हमको दिक्कत किसने दी है? चंपा, मिताली और राधा ने। तो जो भी हम ऐसे प्रॉब्लम्स जब करते हैं, तो जिसको दिक्कत है पहले उनको हटा ही दो। हटा दिया। अब हटाने के बाद देखो कि इनको तकलीफ क्या है। अब तकलीफ ये है कि मिताली बोल रही है कि मैं चंपा के पहले खेलूंगी, चंपा बोल रही है कि वो राधा के बाद खेलेगी। तो ठीक है, मिताली को चंपा के पहले खिला दिया। अब ऐसा है तो राधा की 2 पोजीशन बची, या तो इनके बीच में खेल ले या सबसे पहले खेल ले। आ गया? अब मैंने आपको सिखाया है टाई मेथड। टाई मेथड ये बोलती कि भाई जिनको दिक्कत है उनको हटा दो। अब इनको दिक्कत है, इनको हटा दिया, तो यहां पे पूरी तरह से टाई मेथड में नहीं बोल सकता, क्योंकि इन तीनों का कहना है कि ये तीनों इस ऑर्डर में खेले। अब ये कहीं भी खेले, ये कहीं भी खेले। मान लो कि मिताली यहां खेल ली, राधा यहां खेल ली, तो चंपा आएगी। तो मतलब पहले मिताली, राधा, चंपा, इन 11 में से कोई भी 3 पोजीशन पे अगर ये खेल रही है तो इनका ऑर्डर यही होना चाहिए।
इनने अपने से ये नहीं बोला है कि यार हमको साथ में ही खेलना है एक के बाद एक, इनने बोला नहीं आप हमको कहीं भी खिलाओ, हमको इन्हीं ऑर्डर में आपको खिलाना है। तो ठीक है आ जाओ। कैसे आ जाओ कि मैं इन तीनों की पोजीशन ले लेता हूं। तो 11 प्लेयर्स है, 11 पोजीशन है, इन 11 पोजीशन में से मैंने 3 पोजीशन सिलेक्ट कर ली। अब 11C3 से वो सारे तरीके आ गए जिससे मैं 3 पोजीशन सिलेक्ट कर सकता हूं। इन 3 पोजीशन पे मिताली राधा चंपा अगर खेलेगी तो या तो ऐसे खेलेगी या ऐसे खेलेगी। तो कितने तरीके से खेलेगी? 2, मिताली राधा चंपा, राधा मिताली चंपा, या तो ये या राधा मिताली चंपा, या ऐसे खेलेगी, या तो ये ऑर्डर रहेगा या ये। बाकी ऐसा नहीं कि कंटिन्यूशन में खेले, ऐसा कुछ नहीं बोला है उसने। फिर 3 पोजीशन फिक्स कर दी, इन 3 पे इनको 2 तरीके से मैं अरेंज कर सकता हूं। हो गया। अब बची 8 पोजीशन। इन 8 पोजीशन पे बाकी बेचारे जो बचे हुए प्लेयर हैं उनको कोई तकलीफ नहीं है, उनको आप किसी भी ऑर्डर में खिला दो। तो 8 प्लेयर 8 जगह कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं? फैक्टोरियल 8। तो ये प्रॉब्लम हम चंपा और राधा के नाम से याद रखेंगे। किसके नाम से? चंपा और राधा के नाम से हम याद रखेंगे। आगे जब भी मैं बोलूंगा चंपा और राधा वाला एग्जाम्पल तो आप समझ जाओ कि वो क्रिकेट वाली बात मैं करने जा रहा हूं। ठीक है। तो यहां पे आप देखिए इतने पॉसिबल बैटिंग ऑर्डर्स होंगे। तो इससे ये कॉन्सेप्ट समझना कि तीनों को इन 3 जगह खेलना है। इनका ये मर्जी नहीं है कि हम कंटिन्यूशन में खेलें, बस हमको आप 3 जगह कहीं भी तो हमको इसी ऑर्डर में खेलना है। ओके। तो ये पॉसिबल बैटिंग ऑर्डर्स हो गए। जिनको दिक्कत है हटाओ, अरेंज करो, जगह बनाओ उनके लिए, उन जगह में उनको अरेंज कर दो, बची हुई जगह में बाकियों को अरेंज कर दो। हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट बेसिक प्रॉब्लम्स एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ परम्यूटेशन, बेसिक एंड बेसिक कॉम्बिनेशन। अब हम आगे बात करने वाले हैं डिवीजन, डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रुपिंग की। तो अगली क्लास से मैं आपको डिवीजन, डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रुपिंग समझाऊंगा। ओके। अब हम विदा लेते हैं। टाटा।